नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब महीने में एक बार बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। सीएम धामी पार्टी मुख्यालय में महीने में एक दिन जनता दरबार में शामिल होंगे और सप्ताह में हर दिन कोई ना कोई मंत्री आम लोगों की समस्याओं को पार्टी कार्यालय में बैठकर सुनेगा। यानी हर एक मंत्री का एक तरीके से जिम्मेदारी उनको दी जाएगी कि सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगाना है और महीने में एक बार मुख्यमंत्री खुद जनता दरबार लगाएंगे। लोग जो उनके पास पहुंचेंगे उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो लोगों से जुड़े रहने के लिए और सीधा संवाद स्थापित करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनकी एक कोशिश रही है कि लोगों से संवाद बना रहे, सीधा 1 to 1 हो, और इसी कोशिश में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महीने में एक बार वो जनता दरबार लगाएंगे। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव रहे हैं और खुद लोगों के बीच जाते रहे हैं। एक और पहल कि अब जनता दरबार में हर महीने वो खुद शामिल होंगे और मंत्रियों से भी कहा कि हर सप्ताह एक मंत्री की जिम्मेदारी होगी इसकी। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से संवाद बहुत करते हैं और जनता के बीच ही रहते हैं, ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। बीते दिनों हमने रुद्रप्रयाग में देखा कि भारी बारिश में छाता लेके खुद ही स्थानीय रेस्टोरेंट और चाय पीने वाले स्थान पर लोगों के बीच पहुंच गए और बातचीत करने लगे। सरकार जनता दरबार, जो जनता दर्शन हॉल है, जेडी हॉल मुख्यमंत्री आवास का, वहां तो लोगों से मुख्यमंत्री मिलते ही हैं। अब पार्टी दफ्तर भी आएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी दफ्तर में जो शिकायती आते हैं या फरियादी आते हैं उनको पहले से सूचना दे दी जाएगी कि भाई आमुक दिन मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप मिल सकते हैं। तो ये व्यवस्था तो मुख्यमंत्री की, इसके अलावा मंत्री भी बैठेंगे। दरअसल ये पूर्व की परिपाटी रही है, पर पहले कोविड काल और फिर दूसरे कारणों से धीरे धीरे व्यवस्था खत्म सी हो गई थी। पार्टी संगठन ने इसे दोबारा रिवाइव किया है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके बाद कैबिनेट मंत्री अलग अलग विभागों की समस्याओं के साथ ही जनता से मुलाकात के लिए पार्टी दफ्तर में उपलब्ध रहेंगे। प्रयास यही है कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो, लोगों को बेवजह चक्कर न काटने पड़े और जितना सुविधाजनक उनके काम हो सके, इस दिशा में राज्य सरकार का प्रयास है। तो सुदीप, कोई इस तरह की तारीख आई सामने कि कब अभी कोई जनता दरबार अगले सप्ताह लगेगा या इस दिन लगेगा, ये मंत्री वहां बैठेंगे, कोई इस तरह का भी रोडमैप सामने आया? जी अभी तक नहीं आया है। दरअसल मुख्यमंत्री का बहुत व्यस्त शेड्यूल होता है, शुरुआत मुख्यमंत्री से होगी और उम्मीद यही की जा रही है कि दीपावली से पहले मुख्यमंत्री का पहला जनता दरबार भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में हो सकता है और इसके बाद मंत्रियों की भी ड्यूटी लगेगी। पर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई डेट सामने नहीं आई है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। क्योंकि कोरोना काल के चलते कई चीजें प्रभावित हुई थी, एक बार फिर उसे शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जनता के साथ सीधे संवाद में लगातार बने हुए हैं और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वे माह में एक बार समय देंगे और यहाँ कार्यकर्ताओं से भी और जो लोग यहाँ पर आएंगे उनसे भी संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं का भी निदान करेंगे। तो ये उनकी जो एक कार्यशैली है कि लोगों से सीधा मिलना, कार्यकर्ताओं से सीधा मिलना, उसी का अपने आप में परिणाम है। इसका कार्यक्रम का जो स्वरूप है, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी उसको अंतिम रूप दे रहे हैं और उसकी शीघ्र ही घोषणा कर दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून में इसका शुभारंभ करेंगे। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात की और उच्च शिक्षा में एनईपी लागू किए जाने को लेकर विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश की उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाने से जहां छात्र छात्राएं अपनी पसंद के विषय चुन सकती हैं, वहीं कई दूसरे तरह के भी बदलाव यहां पे देखे जाएंगे। तो सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, नई शिक्षा नीति को लेकर किस तरह की तैयारियां, चूंकि अब इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हो रही है, और किस तरह का प्रभाव इसका देखा जाएगा? उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अडॉप्ट करने वाला देश का पहला राज्य है। इससे पूर्व जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान है, जैसे बाल वाटिका और बच्चों की सामूहिक रूप से पढ़ाई
उनके सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग भवन परिसरों का निर्माण, ये सब कुछ हो चुका है। आज आधिकारिक तौर पे जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, एचआरडी मिनिस्टर, वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री आवास में जो शिक्षा विभाग के अफसर व स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत करते हुए इसे विधिवत लागू कर दिया है। नई जो शिक्षा नीति है इसी की दिशा में मध्य प्रदेश में जो एमबीबीएस की पढ़ाई है उसकी पुस्तकें हिंदी में भी आज से जारी हो रही हैं। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही सारी व्यवस्था है। दरअसल शिक्षा नीति बहुत पुरानी चली आ रही थी और जो जब समय बदला, वक्त की जरूरत, मांग के आधार पर शिक्षा को उसके अनुरूप लाने के लिए सारी तैयारी की जा रही है। और शिक्षा के रूप में देखें तो उत्तराखंड का बड़ा नाम है, यहाँ का शैक्षिक स्तर और साक्षरता स्तर भी बेहतर है। तो मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के विशेष प्रयासों से संभव हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला, विधिवत लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनना है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की। और खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कैलाश विजयवर्गीय का उन्होंने स्वागत किया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है राष्ट्रीय महामंत्री का यह दौरा। देहरादून से पहले हल्द्वानी का दौरा कर चुके हैं कैलाश विजयवर्गीय। तो अब चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दिग्गज जुटे हुए हैं और अलग अलग जो दिग्गज हैं वो अलग अलग राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, कैलाश विजयवर्गीय वहां पे पहुंचे हैं, क्या कोशिश और किस तरह की रणनीति यहां पे रहेगी उनकी, चूंकि अब निशाना 2024 ही होगा? सुदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद संपर्क टूट गया। लेकिन जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय यहां पहुंचे हैं, चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, जाहिर है यहां पहुंचे हैं तो कई मुद्दों को लेकर मंथन होगा, समीक्षा होगी, बैठकें होंगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का शुभारंभ हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पे शुभ उद्घाटन किया है। हरिद्वार के देवपुरा चौक स्थित एचएफडीसी बैंक का यहां पे डिजिटल शुभारंभ किया गया है और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कई विधायक भी यहां पे मौजूद रहे। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का शुभारंभ यहां पे किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तौर पे इसका उद्घाटन किया और देवपुरा चौक स्थित एचएफडीसी बैंक का भी यहां पे डिजिटल शुभारंभ किया गया है। सुमित हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, यहां पे एचएफडीसी बैंक की शाखा खुलने के बाद कई तरह के लाभ लोगों को होंगे। बिल्कुल, आज क्योंकि आजादी महोत्सव को लेकर जो पूरे भारतवर्ष में 75 जिलों में ये डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की गई, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इसको संबोधित किया, इसको शुभारंभ किया। तो यहाँ पर हरिद्वार में एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में यहाँ पर जहाँ पर अजय भट्ट केंद्रीय राज्य मंत्री वो यहाँ पर सम्मिलित हुए, जो राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी वो यहाँ पर हुई, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज यहाँ पर सम्मिलित हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री की वर्चुअल जो को सुना और उसके बाद में यहाँ पर जो उसका उद्घाटन हुआ तो उसमें यहाँ पर एचडीएफसी के द्वारा जो यहाँ पे डिजिटल जो क्रांति है, जो डिजिटल जो इस शाखा का उद्घाटन हुआ, इससे लोगों को आने वाले समय में लोगों को बहुत से लाभ देखने को मिलेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पर इसी एक एचडीएफसी में यहाँ पे विशेष कार्यक्रम किया गया था, जहाँ पर कई विधायक को समेत कई सांसद और यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। ठीक, सुमित आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून समेत कई रेलवे स्टेशन और हर की पौड़ी, भारत माता मंदिर, बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत कई मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश-ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। वही धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं और इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
एसपी अरुणा भारती ने बताया कि इसके लिए एक टीम भी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस बार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसे धमकी भरे पत्र मिले हैं, लेकिन कभी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। हालांकि इस बार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रहा है। और ऐसा जिक्र है कि उनको बम से उड़ाने की धमकी है। इस प्रकार के पत्र पूर्व में भी प्राप्त हुए हैं और हमारे उत्तराखंड में इस बार कांवड़ के दौरान 2022 में रुड़की में भी पत्र प्राप्त हुआ था। इस प्रकार के पत्र 2018 में रिपोर्टेड हैं, 19 में रिपोर्टेड हैं और हम लोगों ने जो जानकारी की है जालंधर में भी इसमें कुछ कार्रवाई हुई है, जिसका हम लोग अभी पूरा वहाँ से ब्यौरा मंगवा रहे हैं। और क्योंकि इस बार पहली बार हम लोगों ने 15 यूपीए एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है, तो जिन जिन जगहों पर अदर स्टेट्स में ये पत्र प्राप्त हुए हैं उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए हमने अपनी भी एक टीम बनाई है, जो खुद मेरे सुपरविजन में टीम एसएसपी रेलवे सर ने बना के दी है, जिसमें कि हमारे पास एसओजी प्रभारी भी। सुमित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ये धमकी भरा पत्र मिला है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई? कौन लोग हैं जिन्होंने भेजा और कहां तक पुलिस पहुंची? बिल्कुल, क्योंकि हरिद्वार स्टेशन मास्टर को पहले भी कई इस तरह के धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं, जिसमें कई धार्मिक संगठनों को लेकर स्टेशनों को उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लेकिन कभी भी इसको संजीदा नहीं लिया गया, क्योंकि इस तरह से लगातार मिलते पत्रों को देखते हुए। लेकिन पहली बार जो ये जो पत्र मिला है, ये आतंकी एक संगठन है, संगठन के नाम से एक पत्र मिला है जो स्टेशन मास्टर को मिला है। स्टेशन मास्टर ने इसकी सूचना जो पूरे अपने आला अधिकारियों को दी, उसके बाद से यहाँ पर इसको पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पूरी पुलिस टीम यहाँ पर मौजूद हो चुकी है और पूरी छानबीन की जा रही है और उसी तरह से उसके लिए एक कमेटी बना दी है। उसको एक एफआईआर भी दर्ज, पहली बार एफआईआर भी दर्ज की गई है, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड में कई धार्मिक संगठन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कई रेलवे स्टेशन जिनको उड़ाने की, बम से उड़ाने की धमकी भरा एक जो पत्र मिला है, जो पत्र हिंदी में था बाकायदा, इस पत्र को लेकर बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद बनाई गई है, क्योंकि किस तरह की जो दुर्घटना है, वो जिस तरह की जो धमकी भरे पत्र जो मिल रहे हैं, क्योंकि इसको इस बार बड़ी संजीदा से लिया गया है और कहीं ना कहीं ऐसे धमकी भरे पत्र से माहौल जरा गरमरा जाता है, तो उसको लेकर भी सुरक्षा पूरी व्यवस्था बनाई गई है और जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुमित जानकारी के लिए। तो यहाँ पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है। इस धमकी भरे पत्र को पूरी गंभीरता से लिया गया है। तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सुप्रीडेंट को ये धमकी भरा पत्र मिला है और पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश का कमांडर बताया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस पत्र को पूरी गंभीरता से लिया और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और उत्तराखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्त कर्मचारियों को सेवा से निकाले जाने के सरकार के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल कर्मचारियों की नौकरी बनी रहेगी। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी थी। इसमें 228 तदर्थ और 22 उपनल के जरिए नियुक्तियां हुई थी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले मामले में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जांच भी बैठा दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पे रोक लगा दी है। क्योंकि हाईकोर्ट का विषय अभी माननीय जो लोग विधानसभा के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उस बात ऐसी चीज़ें आएंगी, उसकी पूरी कोर्ट की जो आदेश है उसका अध्ययन करेंगे, उसका निर्णय होगा। क्योंकि अभी ये विषय हमारे संज्ञान में भी आया नहीं, हमने भी आज कोर्ट से कॉपी मंगाई है, उसके अध्ययन के बाद बोला जाएगा। हरिद्वार में प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके तहत भगत सिंह चौक से दुर्गा चौक तक सड़क के दोनों अवैध दुकानों को, यानी दोनों तरफ जो अवैध दुकानें थी उनको हटाया गया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण किए जाने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के दौरान कई स्थानों पर प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा। आज हम भगत सिंह चौक से लेकर के आज का हमारा टारगेट है दुर्गा चौक तक का ये अतिक्रमण जो है ये हटाना है। बाकी इसमें कुछ लोगों के अभी ऑब्जेक्शन हैं जो सुनवाई के स्तर पर हैं और इसी के साथ साथ उन पे भी हियरिंग हो रही है और अतिक्रमण हटाने का जो ये प्रोग्राम है ये चलता रहेगा। आज हम
अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। प्रीतम सिंह ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और अंकिता हत्याकांड में प्रशासन के पास मातृशक्ति को देने के लिए कोई माकूल जवाब नहीं है। प्रीतम सिंह की माने तो इस मामले में संघर्षरत मातृशक्ति सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। पर आती है वो बिना ड्रेस के होती है और उनके पास हथियार होते हैं और हथियार होने के बाद वो घर जाते हैं तो भाई किसी के घर भी अगर पुलिस जाएगी और उसके पास ड्रेस पहनी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि ये पुलिस बल के लोग हैं। ये भी तो हो सकता है कि सिविल वर्दी में जो लोग आए हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों और इसीलिए वहाँ संघर्ष भी हुआ, इसीलिए वहाँ पर ये बात भी हुई कि भाई आप कैसे हमारे घर के अंदर प्रवेश करने का काम कर रहे हैं। और जिन पुलिस बल के लोगों को स्थानीय लोगों ने और उत्तराखंड की पुलिस ने पकड़ा था उनको ये कह के कि अस्पताल ले जाया जा रहा है और वहाँ से उनको जो है छोड़ दिया जाता है, तो सबसे पहले तो राज्य सरकार को उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और रुड़की के कृष्णा नगर में पानी और जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए मेयर, विधायक और नगर निगम के अधिकारियों ने बैठक की। बैठक में जल भराव की समस्या से निपटने और इसके निदान के लिए ठोस कदम उठाए जाने पर फैसला हुआ। विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि कृष्णा नगर वासियों को जल भराव से मुक्ति दिलाने के लिए शासन स्तर पर उनके प्रयास किए जा रहे हैं और जल निकासी के लिए प्लान तैयार कर इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। मुद्दा जो है कृष्णा नगर और शिवपुरम को लेकर के आज मैं मेयर साहब के समक्ष इनके ऑफिस में वार्ता के लिए मैं आया हूं और कृष्णा नगर की समस्या है जो आजकल मुख्य समस्या है गली नंबर 20, गली नंबर 25 और नीचे का हिस्सा, वो आजकल बड़े हालात वहां पर ख़राब हैं। तो उसी के विषय को मैंने मेयर साहब को पूरा का पूरा मैपिंग के थ्रू और हम लोगों ने पूरा का पूरा इसमें एक टीम थी उसने काम करने के लिए वो लोग स्थल पर भी जाएंगे और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ समाधान इसमें निकलेगा। उसी के सापेक्ष आज मैं कृष्णा नगर के सापेक्ष, शिवपुरम के सापेक्ष नगर निगम। देखिए, नगर निगम क्षेत्र में वास्तव में कृष्णा नगर क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है जल भराव की। 20 नंबर गली से लेकर के और 25 नंबर गली के बाहर तक की रोड बननी और 25 नंबर का जो आसपास का क्षेत्र है वो जल से पूर्ण रूप से जलमग्न रहता है। हम लगातार वहाँ पर टैंकरों द्वारा सफाई करते हैं। आज हमारे भाई वीरेंद्र जाति जी विधायक क्षेत्र जो हैं झबरेड़ा से, वो आए और इस विषय में हमारी विस्तृत चर्चा हुई। नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, हमारे जेई सब लोगों ने बैठ करके इस विषय में गहन मंथन किया और निश्चित रूप से इसकी हम जल्दी ही कुछ ना कुछ इस पर निर्णय ले करके और नगर निगम के माध्यम से या राज्य योजना से जैसे भी हो पाएगा इसका ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। देखिए, नगर निगम और रुड़की से देवबंद तक के लगभग 25 गांव को आपस में जोड़ने वाली दोनों सड़कें इन दिनों बदहाली की मार झेल रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालात ये हैं कि अब सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। लोगों की माने तो सड़क पे इतने गड्ढे हैं कि सड़क नजर ही नहीं आती। लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। स्टेशन से पनियाला और पनियाला से लाठरदेवा निकल जाता है, आगे जाके वो स्प्लिट होके उसके दो आर्म हो जाते हैं, एक पनियाला की तरफ चला जाता है, एक लाठरदेवा की तरफ। दोनों को कल मैंने देखा है। को हम ठीक कराएंगे, इनको हम आपको 2-4 दिनों में वहाँ पे काम शुरू होता हुआ दिखेगा। पहली बात तो यहाँ सड़क है ही नहीं, ये तो हो रहा है। दूसरी चीज़ भैया, समस्या इससे विकट क्या हो सकती है कि कोई भी आदमी अगर अपने घर से, अपने वाहन से निकलता है, 2 पहिए वाहन से निकलता है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो सुरक्षित पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। दूसरी चीज़ रही सड़क बनने की बात, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं आप किसी से पूछ सकते हैं, कोई भी प्रतिनिधि लोगों ने ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके पास चक्कर नहीं काटे हैं। कोटद्वार के लैंसडाउन में भूमाफियाओं की एंट्री लगातार बढ़ती जा रही है। मामला
लैंसडाउन के कालाडूंगी गांव का है, जहां एक व्यक्ति की कई नाली जमीन पे भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से कब्जा कर दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। जब मामले की जाकर जमीन के मालिक को जानकारी मिली तो उन्होंने तहसील प्रशासन से भूमाफियाओं की शिकायत की, लेकिन भूमाफियाओं के रसूख के कारण तहसील प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा बगीचा, हमारी भूमि है, ये पूरे भूमाफियों ने हमारे गांव वालों के साथ मिलके हमारी पूरी भूमि धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। ये भूमाफिया इतने वो हैं कि धड़ल्ले से इधर घूम रहे हैं। ये किसका बगीचा है, ये किसका भूमि है, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि ये किस चीज़ की है। और सब तहसीलदार से लेके एसडीएम और जितने भी तहसील है, इन भूमाफियों की होटलों में इनकी मीटिंग चलती है। हमने पूछा उनसे, तुम्हारी क्या चल रहा है इधर? बोला हमारी मीटिंग चल रही है होटलों में। ये ऐसा बोलते हैं जैसे कि कहीं बॉर्डर में इनकी मीटिंग चल रही हो, जैसे अफसरों की चलती है। हमारी मीटिंग चलती है, वहीं ये प्रोग्राम बनाते हैं होटलों में और देखते नहीं है किसका ज़मीन है, किसका क्या है। धड़ल्ले से हमें बिना बताए हमारी रजिस्ट्री कर दी इन्होंने। हमारी ज़मीन का बैनामा किया, तो उसके एक हफ्ते के बाद हमको किसी ने बताया कि आपकी ज़मीन का बैनामा हो गया। तो उसके बाद हम वहाँ पे तहसील में गए, हमने वहाँ पे आपत्ति भी लगाई, लेकिन तहसीलदार साहब ने उसमें कुछ भी सुनवाई ना करते हुए एक ही तारीख में, एक ही झटके में उस आपत्ति को खारिज कर दिया। तो जैसे इन्होंने सितारगंज के सिसेया गांव में अनाज की कालाबाजारी की शिकायत पे प्रशासन की तरफ से एक गोदाम पे छापा मारा गया और गोदाम में सील की कार्रवाई की गई, सीलिंग की। बता दें कि गोदाम में 200 कट्टे गेहूं और लाही बरामद हुई है, जिसके बाद गोदाम के मालिक से इनके बारे में पूछताछ की जा रही है। इसमें हमने एसएमआई और खाद्य जो हमारे निरीक्षक हैं इनको बुला के इनके सुपुर्द जो है पूरा गोदाम किया है। इसकी जांच चल रही है, जिसमें कुछ सरकारी कट्टे और गेहूं जो है मिला है। अब कोई आगे की कार्रवाई जारी है। हम इनसे जो संबंधित विभाग है इनसे रिपोर्ट ले रहे हैं। इसमें भाई साहब, हम तहसीलदार महोदय और एसडीएम साहब के द्वारा टीम के रूप में उस गोडाउन को खोला गया और वहाँ पर रखे हुए खाद्यान्न का विवेचना की गई। देखा गया, पाया गया कि वह खाद्यान्न अलग अलग राज्यों के जो बारदाना है उन कट्टों में रखा हुआ था और उनका स्टैंडर्ड वेट भी मानक से इतर था। कुछ 60 केजी, कुछ 84 केजी इस प्रकार के कट्टे वहाँ मौजूद पाए गए। साथ ही वहाँ लगभग 100 कट्टे से ऊपर लाही भी मौजूद थी, खल, चावल और धान, ये सब चीज़ें थी। भाई साहब, हम और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।